तो कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। एक हफ्ते के गैप के बाद बहुत लंबा जो मतलब गैप है वो हो चुका है हम लोग की क्लासेस में। और उसके पीछे जो कॉज था आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि कभी ना कभी इंसान न चाह के भी मतलब चाह के भी क्लासेस नहीं दे पाता है। ठीक है, तो वही चीज़ें हो रही थी। थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज़ की वजह से ना आपके टेस्ट पेपर हो पाए थे टेलीग्राम ग्रुप पे, ना क्लासेज आ पाई थी। लेकिन अब जो क्लासेज हैं वो रेगुलर आएंगी और नॉन स्टॉप क्लासेज, एक मतलब जो रैपिड स्पीड जो होता है, रैपिडली जिसको हम लोग कह सकते हैं, उस तरीके से हम लोग आगे चलेंगे। क्योंकि जिस बहुप्रतीक्षित एग्जाम की हमें ज़रूरत थी उसकी डेट यूकेपीएससी ने घोषित कर दी है। ठीक है, और एग्जाम तो है ही है, लेकिन जो हमारा मेन फोकस था, जो मेन हमारा एग्जाम था, उसकी जो तिथि आई हुई यूकेपीएससी की ओर से वो 17 दिसंबर आई है। और नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन मैंने आपसे कहा था, एक बार इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में कि कुछ इश्यूज की वजह से 2 या 2.5 हफ्ते लेट होगा, मैंने आपसे कह दिया था। लेकिन एग्जाम की डेट तो आपको मिल गई ना। अब एग्जाम की डेट इस तिथि को जो दी है, अगर इस तिथि को एग्जाम हो जाए तो नोटिफिकेशन भले ही आपका अक्टूबर आए, सितंबर आए, उससे बहुत बड़ा मतलब चेंज नहीं आएगा आपके पास। देखिए 17 दिसंबर तक, क्योंकि हमने इस एग्जाम के लिए जो हमारा मेन सबसे बड़ा एग्जाम है आरओ एआरओ, इसके प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है। यानी इसका प्री ही फिलहाल के लिए सब कुछ है। मैं ये कहूँगा, ये मत समझना कि हमारे पास, क्योंकि अभी अगस्त जाने वाला है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी 90 लगभग 100 प्लस डेज हैं, 100 से अधिक दिनों का मतलब ये है कि आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आप लोग मेंस की तैयारी साथ साथ करो। बिल्कुल नहीं करनी मेंस की तैयारी। फिलहाल सबसे बड़ा उद्देश्य आपका क्या होना चाहिए, इसके प्री एग्जाम को निकालना है। क्यों? क्योंकि प्री एग्जाम निकल जाएगा तो 2 से 2.5-3 महीना आपका प्री के रिजल्ट पर लगेगा, 2 महीना मिनिमम मान के चलिए। उसके बाद 1-1.5 महीने बाद वो फिर नोटिफिकेशन निकालेंगे मेंस के फॉर्म भरने के लिए, तो 1-1.5 महीना उसमें निकलेगा, यानी 3.5 महीने। उसके बाद वो मेंस की डेट देंगे 2-2.5 महीने बाद, यानी 4.5-5 महीने, यानी 6 महीने। 6 मंथ का टाइम मोर देन इनफ है। जितना मैं समझता हूं 6 माह का समय आपको अगर प्री एग्जाम देने के बाद मिल जाता है। लेकिन आप 6 माह इसको कब कंसीडर करेंगे, जब आप इस एग्जाम में प्रीलिम्स में एक ठीक ठाक स्कोर कर लेंगे। आपको लगेगा कि यार हाँ, हमारा स्कोर इस रेंज पर पहुंच गया, हम यहां से बेफिक्र होकर मेंस की तैयारी करते हैं, तो आपको बहुत ईजिली क्या होगा, चीजें मतलब ईजी लगेंगी। अगर आपने इसको क्या कर दिया, आपने कहा यार ना भाई अभी मैं मेंस की तैयारी साथ करता हूं, फिर आप इस भरोसे बैठे हो कि प्री होगा नहीं होगा, एग्जाम देने के बाद सोच में पड़े होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो फिर अगर इस तरीके की चीजें होती रहेंगी तो फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत आप लोगों को हो सकती है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका सबसे बड़ा उद्देश्य फिलहाल क्या है, आरओ एआरओ एग्जाम के प्री को क्वालिफाई करना। जैसे ही प्रीलिम्स क्वालिफाई रेंज पे आ गए, आप मेंस के बिना टेंशन, क्योंकि देखो मैं ही जानता हूं मेंस के लिए 3-3.5 हजार बच्चे लगभग चयनित होंगे, और पोस्ट जो हैं, जितना मुझे मतलब मेरी जानकारी में था, 60 पोस्ट इसमें आरओ सचिवालय की लगभग। ठीक है, 60 आरओ सचिवालय, 54 एआरओ सचिवालय। ठीक है, और कुछ पोस्ट यूकेपीएससी अपनी जोड़ेगा। और जैसा कि उसमें लिखा था कि राजस्व परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल जो है उसके भी पद होंगे, तो ये जोड़ के देखिए आप कितना हो गया, 114। ठीक है, 114। अगर हम अप्रॉक्स इसके 20 से 30 पद मान के चले, 30 पद तक अगर मान के चले, अब कितने आते वाली बात है। ठीक है, और 8-10 पद उसके मान के चले, 10 पद टोटल, तो लगभग आपके पास 150 प्लस पोस्ट, यानी इसका अगर 15 गुना भी निकालेंगे तो लगभग आपका कितना हो जाता है बच्चों, 1.5 से मतलब 2,500 के समथिंग। तो 2,500 बच्चों में आपको अपने आप को लाना है। ठीक है, और इसमें लाने का मतलब होगा कि जब आप मेंस की तैयारी करोगे, क्योंकि मुझसे जुड़े हुए बच्चे जो प्री क्वालिफाई करेंगे वो कितने होंगे, मतलब आप लोगों में से लगभग 1000 बच्चे अगर मुझसे जुड़े हैं किसी न किसी तरीके से, या ये कहते हैं कि सर हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है, हमें आपकी मदद चाहिए, फिर एक प्लान करेंगे, एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको वीडियोस में प्रोवाइड कराऊंगा, वो पब्लिक नहीं होंगे, वो यहाँ इस तरीके से नहीं होंगे, क्योंकि वो फिर मेरा जो दूसरा कोर्स होगा, क्योंकि हो सकता है उस समय दरोगा हो, उस समय लोअर पीसीएस हो, या अपर पीसीएस के कोई एग्जाम चल रहे हो, कोई भी हो, फिर वो रुक जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। तो वो इसके मेंस को, क्योंकि हम लिमिटेड बच्चे हमारे पास होंगे, तो लिमिटेड बच्चों के लिए लिमिटेड तरीके से चीजें करेंगे। ठीक है, उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपको इसके प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है। प्री किसी भी केस में आपको क्वालिफाई करना होगा, वो कट ऑफ में आपको आना होगा, और प्री जैसे ही क्वालिफाई हो जाएगा, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं कि मेंस के लिए मैं आपको बहुत बेहतर गाइड करूंगा, और इतना टफ नहीं है। ये मत सोचना कि हमारी लेखन शैली बहुत अच्छी नहीं है या हम नहीं लिख पाते हैं। इसमें इस तरीके की लेखन शैली की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको इसको जीएस के कोई क्वेश्चन आंसर तो लिखने नहीं है, आपको हिंदी ड्राफ्टिंग
ड्राफ्टिंग है उसका एक मतलब प्रॉपर फॉर्मेट है, एक प्रॉपर सिलेबस है। 5-6 क्वेश्चन वहां से आते हैं, 3 निबंध लिखने, 3 ऐसे राइटिंग करनी, बाकी पहला पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होना है। तो इसमें लिखने का तो बहुत बड़ा इश्यू है ही नहीं। अगर आप ठीक ठाक हैं, आप ग्रेजुएट बंदे, क्या आपने ग्रेजुएशन तक लिखा नहीं, क्या आपने कॉलेज के एग्जाम दिए वहां नहीं लिखा, क्या उसी तरीके से लिखना है, अशुद्धियों से बचना है। थोड़ा सा उसमें क्या मानना है अपने आप में, जो कॉन्सेप्ट हैं, जो फैक्ट हैं, इन सभी का एक कॉम्बो बना के हमें रिप्रेजेंट करना है। हमारे विचार क्या हैं किसी टॉपिक ऐसे राइटिंग में, हिंदी हम कैसे लिखते हैं, उसको सब चीज उसको देखा जाएगा। ठीक है, तो अभी का फोकस सबसे महत्वपूर्ण क्या है, प्रीलिम्स एग्जाम को। अब आप कहोगे सर 100 से अधिक दिन बचे, आप क्या करोगे? अब मेरे साथ तो बड़ी दुविधा होगी। दुविधा इस बात की है, अगर मैं डीप क्लासेस पढ़ाऊं, ध्यान से सुनना, अगर मैं डीप क्लासेस कंटिन्यू करूं तो फिर वो सिलेबस पूरा नहीं होगा। वो इसलिए पूरा नहीं होगा क्योंकि इकोनॉमी भी हमने पढ़नी है, पॉलिटी भी हमने पढ़नी है, इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी दी नहीं है उससे सिलेबस में। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी हमने पढ़नी है, इंडियन हिस्ट्री हमने पढ़नी है, साइंस हमने देखना है, इसके अलावा कंप्यूटर हमने देखना है, करंट अफेयर हमने देखना है, और 50 नंबर की मैथ्स रीजनिंग हमने देखना है। इतना बड़ा सिलेबस है और 100 दिन लगभग बचे हैं, तो फिर मैं डीप क्लासेस कैसे पढ़ा पाऊंगा? ठीक है, तो इसके लिए 2 तरीके हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, जैसा भी आपको लगे। एक तो ये हो सकता है टॉपिक डीप हो, कहने का मतलब समझना, जो मुझे लगा, ठीक है, मुझे जो अपने तरीके से लगा, क्योंकि हर किसी का एक अपना अपना प्लान होता है, और आपके बेहतर के लिए, आपके बेहतर मतलब एग्जाम में परफॉर्मेंस के लिए जो मुझे लगा टॉपिक डीप हो। डीप का मतलब जो डीप टॉपिक, जो क्वेश्चन आते हैं जहां से, लेकिन टॉपिक डीप में फैक्ट इंफॉर्मेशन हो, मतलब जहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये कैसे होगा? आप जैसे जैसे सपोज कोई टॉपिक गरीबी है, ठीक है, पॉवर्टी अगर कोई टॉपिक दिया हुआ है, अब आपने, मैंने कहा कि भाई चलो आज हम गरीबी से जो संबंधित टॉपिक है उसको हम करेंगे। अब मैंने ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने गरीबी से क्या किया, मैंने कहा भारत में गरीबी को मापन के तरीके क्या क्या हैं, किस किस तरीके से मापन किया जाता है। तो 2-3 तरीके मैंने मापन के बताए, तो यहां से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, फैक्ट का मतलब ये नहीं कि भारत में गरीबी रेट कितना है, ऐसा नहीं। दूसरा, भारत में गरीबी के लिए बनाई गई समितियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी कमिटीज गरीबी के लिए बनाई गई। ठीक है, भारत में गरीबी के आंकड़े कौन जारी करता है, आंकड़े कौन जारी करता है, भारत में कितने वर्ष में गरीबी के आंकड़े जारी होते हैं। इस तरीके से अगर हम गरीबी के टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि गरीबी की परिभाषा तो आपसे पूछेगा नहीं हो, सिंपल सी बात है, जब आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं, जब आप प्रीलिम्स उसका निकालने की सोचते हैं, तो आपको यह पता होगा ना कि उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन। तो मुझे जो सबसे बेहतर तरीका लगा, मैंने सपोज ये गरीबी कवर किया, फिर मैंने यहां से बेरोजगारी कवर किया, ऐसे ही। ठीक है, बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी के मापन के तरीके क्या हैं, बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े जारी कौन करता है, बेरोजगारी के लिए कौन कौन से फॉर्मूले अपनाए जाते हैं। इसी तरीके से मैंने कहा मुद्रास्फीति, महंगाई, ठीक है, मुद्रास्फीति, ये भारत में किस तरीके से इसके मापन किए जाते हैं, क्या क्या तरीका है, मुद्रास्फीति के लिए कौन सा मेथड अपनाया जाता है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर, इकोनॉमी की टॉपिक बता रहा हूँ। ठीक है, कृषि से संबंधित क्या क्या यहाँ पे सुधार हुए, क्या क्या रिफॉर्म हुए। तो ये जो तरीका है मुझे सबसे बेहतर लगा, क्योंकि अगर मैं किसी टॉपिक को कंप्लीट डीप पढ़ा दूं तो फिर तो ये पूरा होगा ही नहीं, सिलेबस आप पूरा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना लेंथी सिलेबस है। तो जितना मुझे लगा, इसके लिए हम एक प्लान करेंगे। अब मैं ये तो कह नहीं रखी, क्योंकि 100 डेज बचे हैं, 100 क्लासेस इसी की आएंगी, ये भी संभव नहीं है। लगभग हम 100 दिनों का एक प्लान, एक मतलब अपने आप में, क्योंकि उसमें मैं वो तो नहीं डालूंगा कि इतनी क्लासेस आएंगे करके, क्योंकि जैसे पिछली बार मैंने क्रैश कोर्स डाला था 90 का, 82 में अटक गया। वो इसलिए अटका क्योंकि चीजें क्या होती हैं, यूके SSS से यूके PSC को एग्जाम शिफ्ट हो गए, और हम 82 क्लासेस में पहुंचे थे, तो फिर मुझे पता है कि यूके PSC का पैटर्न अलग है, मैं उस पैटर्न के क्वेश्चन क्यों कराऊं। ठीक है, इस तरीके से नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी मैं ये नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं जितनी भी क्लासेस दूंगा एक फोल्डर बना दूंगा उसमें। ठीक है, टारगेट RO यूके PSC, टारगेट इस तरीके से, टारगेट यूके PSC RO, ठीक है, PSC RO प्री। ठीक है, इस तरीके से हम फोल्डर बना देंगे। अब इसमें सिर्फ मेरे एफर्ट्स लगाने से कुछ नहीं होगा, इसमें हम क्या करेंगे, आपके और मेरे दोनों के एफर्ट्स इसमें काम करेंगे। आपको क्लास, पर डे की क्लासेस से पहले आपको मैथ्स रीजनिंग के टॉपिक बता दिए जाएंगे कि आज आपको कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है, क्योंकि 50 नंबर की मैथ्स रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल होना तय है। ठीक है, आपने उस 50 नंबर में अच्छा खासा स्कोर कर लिया तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें यह मत सोचना जो पोर्शन आपका वीक है, जैसे कई बच्चे की मैथ्स रीजनिंग नहीं होती है, उनको घबराहट है मैथ्स रीजनिंग में, और ध्यान रखना मैथ्स रीजनिंग में भी रीजनिंग ज्यादा आती है। ठीक है, मैथ्स कम आएगी, रीजनिंग ज्यादा आएगी, ध्यान रखना। लगभग
30 और 20 क्वेश्चन का कुछ इस तरीके से रखेगा, वो 30 रीजनिंग दे सकता है, 20 मैथ्स या 35 रीजनिंग, 15 क्वेश्चन मैथ्स के, इस तरीके से कुछ बनाएगा। हो सकता है कि 25-25 कर दे, वो तो आप अब तो आयोग पे एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, भाई सिलेबस उसके पास है, उसको जो बेहतर लगेगा वो उस तरीके से चीजों को लेके चलेगा, ठीक है। तो जैसे सैटरडे संडे है, कोई छुट्टी का दिन है, हॉलीडे है, या किसी दिन मुझे लगा कि नहीं आज 2 क्लासेस दे देनी चाहिए, तो उस दिन मैं आपको मैथ्स रीजनिंग भी करा दूंगा, ठीक है। अब मैथ्स रीजनिंग में पूरा डीप तो नहीं कराऊंगा, इतना तो तय है। मैं इस तरीके से क्वेश्चन आपको करा दूंगा जो पेपर में आ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अक्सर यूकेपीएससी पूछता है, एक बंदर इतने मीटर लंबे खंबे पे चढ़ता है, पहले मिनट में इतना चढ़ा, दूसरे मिनट में इतना चढ़ा और इतना नीचे आया, फिर उसने तीसरे मिनट में और उतना ही चढ़ा, चौथे मिनट में उतना नीचे आया, तो खंबे को पूरा कवर करने में उसको कितना समय लगेगा, एक ऐसा क्वेश्चन जो पूछता है। या कभी क्वेश्चन पूछता है कि इतनी गाय इतनी मुर्गियां, यानी 4 पैर 2 सर, पता नहीं कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो लास्ट में नंबर पूछ देता है कि आखिर कितनी गाय या कितनी मुर्गियां हैं, इस तरीके से क्वेश्चन भी आता है। यानी एक जो अपने आप में कहते हैं ना कि तार्किक जो क्वेश्चन है, तर्क शक्ति, मैथ्स भी ऐसी जो तार्किक हो, उस तरीके से क्वेश्चन वो अक्सर पूछता है। या कभी पूछता हो इतनी महिलाएं इतने पुरुष इतने काम को इतने दिनों में करते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन हो गया। या अपने आप में पूछता है कभी कभी दूध और पानी के मिक्सचर को किस रेशियो में मिलाएं कि इनका ये रेशियो हो जाए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो क्वेश्चन है सैटरडे संडे की जो प्लानिंग होगी उन दिनों में आपको करा दूंगा, लेकिन मैथ्स रीजनिंग के मैं डेली आपको टॉपिक बता दूंगा कि आज घर पे आपको ये करना है, क्योंकि इसमें मैथ्स रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है बच्चों। 50 नंबर आपका, और ये मत सोचना कि हमारा अगर कोई पोर्शन कम है तो हम नहीं निकाल सकते, ऐसा नहीं है। ये तो प्री है, ये तो आपको कट ऑफ में आना है ना, कौन सा 150 में से 150 नंबर लाने भाई। लगभग जैसा पेपर पैटर्न पहले बनता था उस हिसाब से कट ऑफ यूकेपीएससी की 90% जाती, मतलब 60% जाती थी। यानी 150 में से अगर 90, 92, 93 नंबर किसी बच्चे के होते हैं तो वो प्री क्वालिफाई कर देता है। तो अब क्या हो गया, कंपटीशन इतना बढ़ गया, हर घर से पढ़ने वाले बच्चे हैं, एक से एक धुरंधर मार्केट में बैठे हैं पढ़ने वाले, तो वो कट ऑफ को इंक्रीज कर देते हैं। अगर यूकेपीएससी ने पुराने पैटर्न पे पेपर बनाया, उस लेवल के क्वेश्चन रखे, तो कट ऑफ हाई चली जाएगी। हाँ, उन धुरंधरों को अगर चौंकाने वाला यूकेपीएससी पेपर बना दे, क्योंकि एग्जामिनर पे डिपेंड करता है ना कि उस पुराने पैटर्न को रिपीट करे या कुछ नए टाइप के क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करे। तो पैटर्न अगर वो चेंज करता है तो धुरंधर भी फेल हो जाते हैं, फिर 90% ही कट ऑफ, मतलब 60% ही कट ऑफ रहती है, यानी 90, 92, 93 आउट ऑफ 150, ठीक है। हाँ, उनको अगर चौंकाने वाला पेपर नहीं बनाया, उनके अकॉर्डिंग ही बना दिया, या नॉर्मल जैसा पैटर्न रहता है वैसा बना दिया, फिर कट ऑफ 105 भी चले जा सकती है, ठीक है। तो प्रीलिम्स की कट ऑफ कितनी जाएगी ये तो सब डिपेंड करता है कंडीशंस पे, आपका पेपर का स्तर क्या था, आपने जो तैयारी जो एग्जाम में बैठे हैं उन बच्चों का स्तर क्या था, कई चीजें ऐसी हैं, ठीक है, जो उस पे तो लगभग हम एवरेज मान के चलें तो 100+ अगर आपका स्कोर रहेगा तो आप मेंस के लिए इजीली क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इतने में हो जाता है। फिर अगर किस्मत ही खराब रही तो फिर क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो एक स्कोर जो है 100+ हम इसको क्या मान सकते हैं, सेफ मान सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण जो होता है बच्चों वो क्या होता है, आप जब किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप किसी भी एग्जाम के लिए जाते हैं, तो आपको उसके जब पता है कि डेट इतने को है, हमें इसकी तैयारी करते हैं, आपको एक प्रॉपर प्लान के साथ चलना होगा। इसमें क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड का पोर्शन अगर आप लोग पहले से पढ़ते आए पुराने बच्चे, तो उत्तराखंड बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि उत्तराखंड एक नॉर्मल सी उत्तराखंड आनी है, आपका समय व्यर्थ चला जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, उत्तराखंड अगर आपकी ठीक ठाक है, ठीक ठाक का मतलब अगर 10 क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछते हैं, अगर आप 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बना पाते हैं, तो आपको टोटल समय अपना मैथ्स रीजनिंग को सुधारने में या जीएस को सही करने में, साइंस के पोर्शन को देना चाहिए। उत्तराखंड कमजोर है तो आप उत्तराखंड पढ़ो। तो मेरा तो सजेशन यही है, परीक्षा मानी और विंसर ईयरबुक अगर आप उत्तराखंड की सही से तैयार करके जाते हैं तो प्रीलिम्स में मुझे नहीं लगता कि इससे इतर आपको कुछ पढ़ना चाहिए। इससे बाहर से भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको कौन सा सारे क्वेश्चन सही करने हैं, आप अपनी एनर्जी वहां भी तो लगाओगे ना, जिस पोर्शन पे आपका स्कोरिंग है, जो आपका स्कोर दे सकता है, उस पोर्शन पे भी तो आपको समय लगाना है। तो उत्तराखंड आपको देखो 2-4 क्वेश्चन नहीं भी आएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा भाई। तो मेरा तो सजेशन ये है व्यक्तिगत तौर पे, उत्तराखंड के लिए आप सिर्फ परीक्षा वाणी और विंसर ईयरबुक तैयार करके जाओ। वो अगर आपका तैयार है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उत्तराखंड के 25 क्वेश्चन पूछता है तो इन दोनों से 17, 18, 16, 17 क्वेश्चन आप बना लोगे। कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, 20-21 क्वेश्चन बन जाते हैं, 4-5 नहीं बनेंगे तो छोड़ देना। उन 4-5 के चक्कर में अपना समय बर्बाद मत करना कुछ अनावश्यक चीजें पढ़ने में, ठीक है। उत्तराखंड। दूसरा, साइंस और जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग है और जो कंप्यूटर है, ये ऐसे छात्र जो नए नए इस फील्ड में आए हैं, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, कोई सेंटर से तैयारी करते आया हुआ है, कोई बीएससी बैकग्राउंड का है, कोई बैंकिंग का है, तो उन बच्चों को मैं यही कहूंगा कि साइंस, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर में मैक्सिमम स्कोर करके लाओ, क्योंकि वो आपका क्या है, समझने वाला है, आप उसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए ईजी रहेगा वहाँ स्कोर करना। तो वहाँ उस पोर्शन पे आप जितना बेहतर स्कोर करोगे, जितना
अच्छा स्कोर करोगे आपको जो अदर सेक्शन है, जो आपका वीक पॉइंट है, यानी जो आप कहते हैं जीएस वगैरह ये है कैसे होगा, इस पर अगर आप यहाँ अच्छा स्कोर कर दोगे तो उसको बैलेंस कर देगा। ठीक है, बाकी ऐसे छात्र हैं जिसकी मैथ, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको जीएस पे स्कोर करना है। यानी आपको सभी छात्रों को अपने मजबूत पॉइंट, अपने कमजोर पॉइंट, यानी मजबूत बिंदु और कमजोर बिंदु पर फोकस करना होगा और उसी के आधार पर आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। ठीक है, मेरा जो सजेशन है, अगर आपको ये लगा कि हाँ सर इस तरीके से करा, मतलब आप अगर ये कहेंगे कि यहाँ से प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए अपनी एक फोल्डर बनाइए, अपना एक तरीका बनाइए, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ 30 क्लासेस में प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई होगा। 30 क्लासेस में आप कंटिन्यू करेंगे, आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। देखो आपका प्री तो क्वालिफाई होगा ना, प्री क्वालिफाई होगा तो आपको समय मिल जाएगा। समय कब तक, जब तक आप क्या कहते हैं मेंस के उसमें, और मेंस में आपको जब पता है 200 नंबर की जीएस है और आप जानते हैं कि 200 की जीएस का मतलब कितना डीप पूछेगा, सारा ही डीप आएगा, तो वहां हम फिर कंटिन्यू कर देंगे उस चीज़ को। और हमें यहाँ ये भी देखना है कि हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो, तो दोनों चीज़ों को अगर हम साथ साथ लेके चले कि हम डीप क्लासेस भी पढ़ते हैं, फैक्ट भी पढ़ें, तो संभव नहीं हो पाएगा, कम समय है। और किसी भी एग्जाम, आप यूपीएससी की तैयारी कराने वाले जो शिक्षक होते हैं या जो छात्र खुद तैयारी करते हैं, वो भी जानते हैं कि जब एग्जाम डेट आ जाती है, जब नज़दीक होता है 2-2.5-3 महीना, हमें प्रीलिम्स को ही फोकस करना होता है। तो मैं तो यही कहूँगा प्रीलिम्स को फोकस करते हुए हम लोग कल से क्लासेस देखेंगे। आपको डे 1 से हम लोग मैं लेके चलूँगा। कितनी क्लासेस जाएंगे मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन 60, 70, 75, 80, 90 क्लासेस अगर रेगुलर हम चलाएं तो इतनी क्लासेस हमारी कवर हो जाएंगी। एक बेहतर मौका आपके पास होगा कि आप इसके प्रीलिम्स को छू सकें, यानी इसको कवर कर सकें, क्वालिफाई आप लोग कर सकें। डेली क्लासेस पहले मैं आपको बता दूंगा कि आपको मैथ घर पे कौन सा काम करना है, क्योंकि अगर आप घर पे काम नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए मुश्किल आ सकती है। तो घर पे काम करना बहुत आवश्यक है, बहुत 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 आवश्यक है। ठीक है, होपफुली ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। कल से हम क्लासेस देखेंगे, साथ ही जो टेस्ट पेपर है, यानी इस बुधवार से आपका दूसरा पेपर शुरू हो जाएगा। लास्ट वीक आपका पेपर आना था टेलीग्राम ग्रुप पे, जो हमारा टेस्ट ग्रुप है स्टडी विद योगेश में, तो जो आपका पेपर आना था लास्ट वीक वो नहीं आ पाया। वो डेंगू की वजह से केपी सर को हो गया था, आपको पता है, तो वो क्लासेस नहीं आ पाई थी, तो मतलब वो टेस्ट नहीं चला था। इस वीक से हम लोग क्या करेंगे, उसको रेगुलर तैयार करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ आई होंगी, इसको आपने फोकस किया होगा, इस पर आपने ध्यान दिया होगा। आप तैयार रहिए, कमर कस लीजिए कि इसके प्रीलिम्स को आपने किसी भी केस में यानी हाउ आपको इसको क्वालिफाई करना है, यानी आपको इसको प्रीलिम्स के कट ऑफ में आना है। ठीक है, बातें आपकी समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।